नमस्कार, यूसीए स्टडी सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। और आज बायो का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। आज बायो का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। और याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में बहुत आसानी से मिल जाएगा और इसको आप लोग कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसको हम आसानी से जो है कलेक्ट कर देते हैं। आप आसानी से इसको पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं एग्जाम देते हो, या फिर कंपटीशन एग्जाम हो, या फिर 10th का एग्जाम हो। सब में आपको बहुत ही आनंद आएगा इसको पढ़ करके। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, देखिएगा, सॉरी, अस्थाई दांतों की संख्या कह रहा है कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है। तो अस्थाई दांतों की संख्या जो होता है वो 20 होता है। इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसको मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, दूध के दांत। इसको दूध के दांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिएगा, दांतों के कितना संख्या जीवन में मात्र एक बार आता है। बस याद रखिएगा, दांत हमारा जो है टोटल कितना होता है, 32। 32 में से ऐसे 20 दांत होते हैं जो क्या होते हैं, जीवन में 2 बार आते हैं। तो 32 में से 20 घटाइए, कितना होगा, 12 गो दांत ऐसे होते हैं हमारे जीवन काल में जो मात्र एक ही बार उत्पन्न होते हैं, एक ही बार आते हैं। इस बारे को अगर बांटा जाए तो देखिए, 8 जो होता है वो प्री मोलर होता है, 8 प्री मोलर होता है, और 4 जो है हमारा मोलर होता है। यानी 4 मोलर और 8 प्री मोलर जो होता है ये जीवन में एक बार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद देखिए, मनुष्य के दांत मसूरों की हड्डियों में धंसे होते हैं, मसूरों के हड्डी में धंसे होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे गर्त दंती बोलते हैं, इसे गर्त दंती कहते हैं, क्योंकि मसूरों के हड्डी में जो है मनुष्य का दांत धंसा रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, गर्त दंती। सबसे अंत में निकलने वाला दांत कौन सा है, सबसे अंत में कौन सा दांत निकलता है। तो याद रखिएगा, सबसे अंत में निकलने वाला दांत जो होता है वो होता है मोलर। कौन सा होता है, मोलर। मोलर सबसे अंत में निकलता है। इसी जो सबसे अंत में निकलता है ना, इसी को हम लोग जो है विजडम टीथ बोलते हैं, बुद्धि दांत जो हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं। मोलर ही है जो सबसे लास्ट में निकलता है और उसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, बुद्धि दांत कहते हैं। दांत का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, दांत का जो ऊपरी भाग होता है, जो हम लोग ऐसे दांत जो बनाते हैं, इस तरह से जो दांत होता है, इसका जो ऊपरी भाग होता है, इसका जो ऊपरी भाग होता है, ये हमारा ऊपरी जो भाग होता है, इसे कहते हैं इसे जो है इनेमल कहते हैं, इनेमल कहते हैं, इनेमल, एनाइमल, एनाइमल बहुत लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनेमल। क्या कहते हैं, इनेमल। दांत के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। दांत के ऊपरी भाग को क्या नाम से जानते हैं, इनेमल के नाम से जानते हैं। दांत का सबसे कठोर भाग, दांत का सबसे कठोर भाग जो होता है वो होता है इनेमल होता है, इनेमल होता है। दांत का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, दांत का सबसे कठोर भाग जो होता है वो इनेमल होता है। ध्यान दीजिए, इनेमल किसका बना होता है, इनेमल किसका बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत का मुख्य पदार्थ, दांत का मुख्य पदार्थ किसे माना गया है, दांत का मुख्य पदार्थ किसे माना गया है, ये क्वेश्चन जरा सा देखिएगा। दांत का मुख्य पदार्थ किसे माना गया है, डेंटाइन को, डेंटिन को हम लोग क्या मानते हैं, डेंटिन को दांत का मुख्य पदार्थ मानते हैं। दांत का मुख्य पदार्थ जो है डेंटिन को मानते हैं। दांत का मुख्य पदार्थ किसे माना गया है, डेंटिन को माना गया है। अब देखिएगा, दांत का निर्माण किससे होता है, तो याद रखिएगा, दांत का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है, और प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। दांत का क्या नाम है, ओसिन प्रोटीन। यानी दांत का जो निर्माण होता है वो ओसिन प्रोटीन से होता है।
किससे होता है? ओसिन प्रोटीन से। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इसमें से कई क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से देखिए, और अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। नोट कीजिएगा इतना सब। चलिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले थोड़ा सा बात सुनिएगा। आप सभी लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बोलिएगा कि सर अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही और क्वेश्चंस को लाइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, अंदर से अच्छा फीलिंग्स आएगा जो हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से। और देखिए ध्यान से, आप कमेंट कीजिएगा, हमारे अंदर फीलिंग आएगा, और ऐसे ही जो है चैप्टर से निचोड़ निचोड़ करके हम आपके लिए लाएंगे और ऐसे ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन कितना लीटर लार का श्रावण होता है? तो प्रतिदिन जो है लार का श्रावण 1 से 1.5 लीटर होता है। प्रतिदिन लार का श्रावण जो होता है वो 1 से 1.5 लीटर होता है। इसके बाद देखिए लार का पीएच मान कितना होता है? ध्यान से देखिएगा, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.8 होता है, 6.8 होता है। लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। उसके बाद देखिएगा लार का प्रकृति क्या होगी? तो लार का जो प्रकृति होती है, लार का जो प्रकृति होती है वो दुर्बल 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 अम्लीय होती है, दुर्बल अम्लीय होती है। लार का जो प्रकृति होती है वो दुर्बल अम्लीय होती है। लार का प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल अम्लीय होती है। लार में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ध्यान से देखिएगा, लार में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो लार में जो है 99.5% जल पाया जाता है। लार में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 99.5%, यानी 99.5% जो है जल पाया जाता है, और 0.5% क्या पाया जाता है? कि एंजाइम और लवण पाए जाते हैं। यानी लार में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार में कितना प्रतिशत एंजाइम और लवण पाए जाते हैं? लार में कितना प्रतिशत एंजाइम और लवण पाए जाते हैं? तो लार में जो है 0.5% एंजाइम और लवण पाए जाते हैं। लार में 0.5% एंजाइम और लवण पाए जाते हैं। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। यहाँ पाया जाएगा, लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एमिलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? एमिलेज एंजाइम कहिए तब, अच्छा है इसी को टाइलिन एंजाइम कहिए तब, एमिलेज एंजाइम कहिए, या फिर इसी को टाइलिन एंजाइम कहिए। करेंगे टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है? तो कहिएगा आसानी से सर, बहुत आसान है। वो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अब बताइए एमिलेज या टाइलिन एंजाइम क्या का कार्य क्या है? वो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या है? ये क्या होता है कि जो भोजन होते हैं, जो भोजन करते हैं हम लोग, वो भोजन में से बैक्टीरिया जो होते हैं, भोजन में से बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। नष्ट करने का काम करता है। बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है। भोजन क्या कर रहा है? भोजन में से जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आपको पता होगा हमारे लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? ये लार में। कहाँ पाया जाएगा? लार में। यानी लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाया जाएगा?
तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? जब मुख गुहा में भोजन का जो पाचन होता है, इसके बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोलस के नाम से जाना जाता है। और बोलस का जो प्रकृति होती है, इसका जो प्रकृति होती है, प्रकृति जो होती है, इसका जो प्रकृति होती है वो सॉरी क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? बोलस के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और चलिए आज के लिए राम कथा समाप्त। जय हिंद।